राधे राधे अंशु जी। राधे राधे। कैसे हैं नीला जी? एकदम बढ़िया। दिवाली शुरू है और दिवाली का भरपेट फरा फलहार फराहार चल रहा है। मुंबई में तो इसकी मजा ही कुछ और है। सवेरे हम्म। 5:30 बजे से उठकर फटाके फोड़ना और नहाते वक्त सुगंधित, क्या बोलते हैं उसे हिंदी में, उटन बोलते हैं मराठी में। डन। सुगंधित उटन और सुगंधित तेल लगाकर नहाना। बिटिया रानी हम्म। और बीवी माता जी नहाने के बीच में आके आपको आपकी आरती उतारते हैं और फिर से अच्छा। आप नहाते हो। और फिर उसके बाद में पूजा और खाना, बस ये छोड़ के कुछ हो नहीं रहा है। चलिए, आज चलिए। किस विषय पे? हाँ तो जैसा कि हम लास्ट टाइम बात कर रहे थे आखिरी बार कि राशि तुल्य नवमांश और नवमांश तुल्य राशि, जिसके ऊपर CS पटेल साहब के कारण बहुत काम हुआ है। और उन्होंने जो मार्गदर्शन किया है पूरे दुनिया को ज्योतिषी दुनिया को, उसका बहुत इम्पैक्ट गिरा है। और आपने भी इसके ऊपर काम किया है। और मैं कुछ कुछ चीजों से जो अभी बात नहीं करना चाहूंगा, आश्चर्य था कि जिस तरह से आपने उसको एक्सटेंड किया और सहज किया। तो मन था आज उसी के ऊपर बात करें। जी बिल्कुल बिल्कुल। आप तो पूरी तैयारी से होंगे। हाँ हाँ बिल्कुल। सो पहले आप समझाइए थोड़ा सा, और फिर जिस तरह से आपको एग्जाम्पल लेने हैं उस तरह से मैं आगे बढ़ाऊंगा। कि राशि तुल्य नवमांस, यहाँ राशि का तात्पर्य है D1 से। राशि से मतलब है कि आपकी जो लग्न कुंडली है उसकी तुलना की जाएगी नवमांस की राशि से। यहाँ पे प्लानेट को सेकेंडरी रखा गया है। हाँ, जब आपको राशि मिल जाएगी तो अपने आप एक प्लैनेट मिल जाएगा, क्योंकि कोई राशि है तो उसका स्वामी होगा। बिल्कुल। इन अर्थों में अगर इसको देखा जाए तो राशि तुल्य नवमांस अर्थात D1 की जो राशि है वो नवमांस में किस हाउस में गई है राशि, क्योंकि हम्म। राशि भी गति करती है बिल्कुल। कि 11th हाउस में कौन सी राशि है, कि 12 हाउस में कौन सी राशि है। अब जो नवमांस में राशि गई है, जहां पे गई है, उसी राशि को एज इट इज D1 में फिर देखेंगे। हम्म। हम्म। उसी राशि को पुनः D1 में देखेंगे। अच्छा। अब आपने D1 में दो राशियां देखी। हाँ। सबसे पहले D1 में कोई हाउस देखा आपने, जैसे मान लीजिए 7th हाउस है, बिल्कुल। मेष लग्न है, बिल्कुल। तो तुला राशि है। अब तुला राशि नवमांस में कहा गई है ये देखिए। हम्म। मान लीजिए नवमांस में वो गई है 3rd हाउस में। हम्म। हम्म। अब आप D1 के 3rd हाउस में देखिए कौन सी राशि है, क्या स्थिति है। अच्छा। तब आप D1 के 1st हाउस से शादी के मामले में जो देखा जाता है, क्योंकि नवमांस का ज्यादा प्रयोग शादी के लिए, बिल्कुल। तो शादी के लिए एक अच्छा प्रिडिक्शन आप दे पाएंगे उस यात्रा के नाते। और जो ये यात्रा हो रही है बड़ी लॉजिकल है। अच्छा। हाँ, बड़ी लॉजिकल है। हम क्या करते हैं, जब किसी भी ग्रह को देखते हैं तो उसका अंश देखते हैं, अंश से क्या हम नवमांस निकालते हैं। हम्म। तो ये नवमांस में वो प्लानेट कितना आगे गया है उसको आप D1 में आरोपित कर रहे हैं, बस इतनी सी बात है। बढ़िया। अच्छा। मतलब D1 में जैसे आपने लग्न दिखा, हाँ। हाँ देखिए, इंदिरा गांधी जी का उदाहरण बिल्कुल। एकदम। आपका ये सॉफ्टवेयर आप वाला है ना, आपके ही हाँ सॉफ्टवेयर में हाँ। ये सुविधा है कि जो चार्ट हम चाहते हैं वो D1 के बगल आ जाए। बिल्कुल देखिए, बिल्कुल। अभी तक जितने भी सॉफ्टवेयर बने हैं नीले जी, हाँ हाँ। उनमें ये सुविधा नहीं है। इसको आप पब्लिश करिए, लोगों के सामने ले आइए। इसकी ये खासियत है कि हम अगर आपको कहेंगे कि D1 के बगल D30 लाइए तो ले आएंगे, D7 ले आइए तो ले आएंगे। ये बिल्कुल। जो इसकी सहजता है ये प्रिडिक्शन के लिए बड़ी अद्भुत। बिल्कुल आइए करेक्ट। हम अपने विषय पे आते हाँ। हैं। जैसे D1 में आप देख रहे हैं कर्क लग्न है,
कर्क लग्न है। अब यही कर्क लग्न D9 में कहा गई है, फोर्थ हाउस में, बिल्कुल। ठीक, फिफ्थ हाउस में। फिफ्थ हाउस में गई है, पांचवें भाव में। तो कहीं न कहीं से ये नौमांस की जो आई है राशि, इसका सीधा संबंध माना जाएगा। ये राशि की बात हमने की। अब बिल्कुल। अगर हम प्लानेट पे गए, हम्म। तो चंद्रमा इसका स्वामी हुआ। वो हाँ। चंद्रमा कहाँ बैठा हुआ है? D1 में। D1 में चंद्रमा मकर में है। हाँ, सेवंथ हाउस में। बिल्कुल। अब ये देखिए कहाँ गया है, कुंभ राशि में। कुंभ राशि। अब ये कुंभ राशि आप चले आइए D1 में, बिल्कुल। और D1 में कहा है? अष्टम में। अष्टम में। अब इंदिरा गांधी जी के लग्न को हमने सबसे पहले पकड़ा, बिल्कुल। फिर हमने पकड़ा कि ये चंद्रमा कहाँ पे है, उसका स्वामी हम्म। लग्न में, वो मकर में था। हम्म। मकर और चंद्रमा फिर नौमांस में कुंभ में गया। तो बिल्कुल। फिर कुंभ राशि हमने उठाकर देखी हम्म। D1 में, आई एट हाउस में। बिल्कुल। अब ओवरऑल जो प्रिडिक्शन बनेगा, लग्न से हम जातक को देखते हैं। बिल्कुल। अब वो अगर राशि तुल्य नवमांस के आधार पे हम फलादेश करेंगे कि हम्म। इंदिरा गांधी जी के लग्न का क्या प्रभाव है, तो साफ साफ निकलेगा कि पंचम नंबर, जो पंचम नंबर, हम्म। क्योंकि D9 में 5 हाउस, फिफ्थ बिल्कुल। नंबर, और साथ हमें 8 हाउस का एट्थ इफेक्ट हाउस। आएगा। बिल्कुल। तो इंदिरा गांधी जी के जीवन में संतान, फिफ्थ नंबर, बिल्कुल। 8 हाउस, इन दोनों का बड़ा प्रभाव रहा। सडन घटनाएं इंदिरा गांधी जी के जीवन में खूब घटी। बहुत ज्यादा हुई है। और यही नहीं, आकस्मिक। कर्क कर्क राशि अर्थात मां से उनका बड़ा गहरा लगाव था। हम्म। लगाव हमने क्यों कहा? क्योंकि प्रेम हम कहां से देखते हैं? पांचवें भाव फिफ्थ से। हाउस से। हाँ। ये केवल हम लोग अभी राशि तुल्य नवमांस और प्लानेट के आधार पर जीवन के लग्न की प्यूरिफिकेशन कर रहे हैं। बिल्कुल। इस तरह से सहज रूप से सबसे पहले हमको क्या करना है कि जो राशि लग्न में है या जो प्लानेट, उसको हम नवमांस में देखेंगे, फिर उसी को ले आकर लग्न में आरोपित कर देंगे। बिल्कुल। बहुत फिर बढ़िया। दोनों को मिक्स करके हमको प्रेडिक्शन देना है, जैसा कि हमने इंदिरा गांधी जी ने इसकी चर्चा की। की। बिल्कुल। तो क्या अभी इसका मतलब सप्तम भाव का भी इस पे देख सकते हैं? बिल्कुल, देखिए, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया, क्योंकि नवमांस का पूरा प्रयोग अगर किया जाता है तो विवाह के लिए। अच्छा। हाँ, देखिए, जितने भी डिविजनल चार्ट हैं, हम्म। उनमें जैसे होरा को धन के लिए, बिल्कुल। नवमांस को मैरिज के लिए। हम्म। अब आइए, अगर हम लोग नौ D1 सब देखिए, आपका जो D1 है ना, वो मूल है। हम्म। जो भी कनेक्टिविटी करनी है वो D1 से ही करनी होगी। हम्म। अब D1 में सेवंथ हाउस में मकर राशि है, बिल्कुल। और जिसका स्वामी कौन है? शनि महाराज। शनि। अब देखिए वो कहाँ गए हैं? वो मकर में ही है। D9 में। मकर में है। मकर राशि, मकर में गए हैं और 11th हाउस में गए। 11th हाउस में गए हैं। बिल्कुल। 11th हाउस को इच्छा पूर्ति कहा जाता है, बिल्कुल। और मकर राशि को, शनि को, विवाह विलंब या विवाह के सुख में कमी देने वाला प्लैनेट कहा जाता है। हम्म। तो हमको तीन चीजें मिली। पहले तो D1 मकर राशि, फिर नौमांस में गया शनि 11th हाउस में, 11th इच्छा हाउस। पूर्ति, बिल्कुल। प्लस शनि मकर में बैठा भी है। तो हम्म। इनकी कुंडली में इच्छा पूर्ति और मकर 3 बार, ये तीन चीजें आएंगी। तो इन्होंने अपनी पसंद से विवाह भी किया, हम्म। इच्छा पूर्ति हुई, लेकिन विवाह का जो सुख आना चाहिए था वो नहीं आया। काहे नहीं आया? क्योंकि ये लोग अपने काम और जीवन में ही इतनी बिजी थे। और काम की हमने बात क्यों की? क्योंकि 10 नंबर की राशि काम की राशि। बिल्कुल।
फिरोज जी स्वयं राजनीति से जुड़े आदमी थे, वो भी वह काम करते थे। इंदिरा हम्म। जी स्वयं अपने आप में बड़ी व्यस्त रहती थी। तो जो सुख आना चाहिए था, और आप लोग जब ज्योतिष पढ़ेंगे तो बेसिक ज्योतिष की बात है कि शनि जो है विवाह सुख के लिए अच्छा नहीं माना जाता। नहीं, बिल्कुल यहाँ तक कि जब शादी न होने की योग की बात हो तो उसमें शनि की प्रधान भूमिका होती है। बिल्कुल। तो ये रही, अगर इसको और भी अर्थों में आप देख सकते हैं। हम्म। हाँ, और भी चीजों में इसको कंपेयरिंग, नवमांस का प्रयोग तो सार्वभौमिक है, सभी हाँ रूपों में हाँ। देख सकते अभी क्या देखा जाए? हैं। हाँ, अब आपके मन में कोई, अब देखिए जैसे हम एक आध चार्ट और लेते हैं, आप उदाहरण और दिखा देखते हैं। बिल्कुल, ठीक है। अब किसका उदाहरण लेंगे? रतन टाटा जी। जल्दी से भाई ये सॉफ्टवेयर आगे ले आइए, हम लोग भी इसका लाभ पाए। चलिए, बड़ी अच्छी कुंडली आपने उठाई है, रतन टाटा जी। हाँ। रतन टाटा जी ने शादी नहीं की, बिल्कुल। पूरी दुनिया जानती है। अब देखिए ध्यान से कि रतन टाटा जी के सेवेंथ हाउस में कौन सा स्वामी है? ये बुध महाराज। बुध महाराज, और मिथुन राशि है। मिथुन राशि। मिथुन राशि है। बिल्कुल। अब वो जाके नौमांस में कहा बैठे हैं? नवमांश में वो बैठे हैं कन्या में। कन्या में, स्वगृही है। बिल्कुल, स्वग्रही है। अब कन्या राशि D1 में देखिए कहाँ है? दशम में आ रही टेंथ है। हाउस में। 10th हाउस में आ रही है। इसका मतलब सप्तम अर्थात पत्नी का संबंध किससे हो गया? कर्म से। मतलब कर्म से। विवाह किससे किया इन्होंने? कर्म से किया। कर्म से किया। और यही नहीं, ऐसे थे कि मालिक होने के बाद भी इन्होंने नौकरी की। नौकरी की पूरी। हाँ, बिल्कुल। इन्होंने अपना पार्टनर किसको बनाया? अपने कर्म को कंपनी। बनाया। तो सीधी सीधी बात है कि हमको क्या करना है, जो सूत्र बन के आता है हाँ। कि हमको पहले तो लग्न की राशि और प्लानेट को देखना है, क्योंकि हम्म। लग्न हमारा मूल है। बिल्कुल। फिर वो नवमांस में जहां जाता है उसी को उठा के ले आना, फिर नवमांस में एग्जैक्टली इसको कहा है हमारे ऋषियों और विद्वानों ने, CS हम्म। पटेल साहब ने, मैं उनको ऋषि ही कहूंगा। हम्म। इन लोगों में इतनी क्षमता होती थी कि जब किसी हाउस को देखते थे तो उसके डिग्री को देखकर वो जान लेते थे कि वो कितना आगे नवमांस में गया हो, अच्छा। और उसी यात्रा को D1 में देखकर वो बताते थे। ये तो हम्म। हम लोगों की सहजता के लिए उस उन्होंने इसको राशि तुल्य नवमांस नाम देकर, जिससे आप बकायदे बगल राशि नवमांस की रख सके और तुलनात्मक देख सके। बढ़िया, समझ में आया ये। सो हाँ। हम अगर यहाँ पे सप्तम भाव को देख रहे हैं तो सप्तम भाव की राशि को देखिए। उसे D9 में सप्तमेश कहाँ बैठा है वो देखिए। तो यहाँ पे कन्या राशि में बैठा हुआ है, और वो भी षष्टम भाव में, और अपने राशि में बैठा हुआ है। तो और ये जो कन्या राशि है ये D1 में दशम भाव में आ रही है। तो आखिर में हम्म। इन सब चीजों का संबंध अगर हम बनाते हैं तो एक सिंपल ज्योति फलादेश प्रेडिक्शन फलादेश निकल के आएगा। निकल के आता है कि आखिर में उनकी पार्टनरशिप जो थी वो कर्म से थी, और जिंदगी भर उन्होंने अपने कर्म को ही अपना पार्टनरशिप माना, पार्टनर माना। और एट द सेम टाइम उन्होंने जो खुद खुद कंपनी के मालिक होने के बावजूद उन्होंने वहां पे नौकरी की और अपनी सैलरी कमाई। और इसीलिए मतलब वो दुनिया के सबसे रईस हो सकते थे, बट उन्हें उनका नाम कभी भी दुनिया के टॉप रईसों में कभी नहीं आया, क्योंकि उनकी संपत्ति ये पूरी एक ट्रस्ट को जाती है। बढ़िया उदाहरण है। एकदम सही।
और इसको और भी रूपों में देखा जा सकता है। हाँ दूसरा रूप हम चर्चा करते हैं जो ज्यादातर सार्वभौमिक है। अभी हाँ जो हम लोग चर्चा कर रहे थे ये ज्यादा सार्वभौमिक नहीं है। बिल्कुल। अब जो मॉडर्नाइज रूप से ज्यादातर आज विद्वान चर्चा कर रहे हैं वो कहते हैं हाँ कि जैसे शनि है, हाँ रतन टाटा जी का, हाँ तो शनि आपने देखा कि बैठा हुआ है फोर्थ हाउस में। हाँ। अब ये D9 में कहा गया है ये देखिए, ये D9 में गया है सिंह राशि में। सिंह राशि में। ठीक। हम्म। अब ये शनि जो है D1 में जो शनि मतलब सिंह राशि का D1 में सिंह राशि आती है 9th हाउस 9th हाउस में। में। अब ये शनि भाग्य बढ़ाने वाला हो, हम्म। इसका भाग्य बढ़ाएगा, प्रॉपर्टी से भाग्य बढ़ाएगा, बिल्कुल। माता का भाग्य बढ़ाएगा। इसको इस रूप से भी देखा जा सकता है। लेकिन जो मेरा अपना अनुभव है कि हम्म आप राशि तुल्य नवमान जब करने जाते हैं तो हम्म। लग्न चार्ट की तुलना में अगर आप देखते हैं तो ये आपको सहजता से प्रिडिक्शन, आपको D1 नहीं छोड़ना है। अच्छा। बिल्कुल वो समझ D1 गया। नहीं छोड़ना है, बिल्कुल। सारा प्रिडिक्शन आपको D1 से लेना है। हाँ और केवल हाउस का ही प्रिडिक्शन नहीं, ये प्लानेट जिनसे जिनसे संबंध बनाएंगे अपनी महादशा अंतरदशा प्रत्यंतर दशा में भी उन घरों का फल देंगे। बिल्कुल। कोई और एग्जाम्पल है आपके पास? हाँ राजीव गांधी ले। हाँ, मैं बिल्कुल ऐसे लगे। एग्जांपल लेना चाहता हूँ जो बाकी अब सब सब लोगों के लिए वो एक मतलब उपलब्ध हो। हमेशा की तरह समझ में आए, और चार्ट के ऊपर कोई डिस्प्यूट ना हो। बस उसी एंगल से मैं ये एग्जांपल्स ले रहा हूँ। इंदिरा जी, राजीव जी, रतन टाटा जी, इनके चार्ट कॉमनली एक्सेप्टेबल है। अब जैसे राजीव गांधी जी के जीवन में अगर देखा जाए तो सबसे पहले हम लोग वाइफ वाला हिस्सा देखने जाएंगे। बिल्कुल। तो वाइफ के 7th हाउस में कौन सी राशि है? 7th हाउस में मीन राशि आ रही है। मीन राशि। अब ये मीन राशि का स्वामी बृहस्पति है। बिल्कुल। एक अर्थों में आप देखेंगे कि बृहस्पति तो नौमांश में उच्च का है। बिल्कुल। लेकिन अब देखिए बृहस्पति गया कहाँ? बृहस्पति गया है नवम में, तो तृतीय स्थान में कर्क गया। राशि। कर्क राशि। कर्क राशि। और कर्क राशि D1 में कहाँ आती है? लाभ भाव में। लाभ भाव में। अभी थोड़ी देर पहले हमने इंदिरा जी के कुंडली में इच्छा पूर्ति का रूल लगाया था कि नहीं लगाया था? बिल्कुल। हाँ। राजीव गांधी जी ने भी शादी की तो कैसे की थी? तो पर्दे से। अपनी इच्छा से। अपनी इच्छा से। बिल्कुल। आप देख रहे हैं ना कैसे दोनों में फल मिल रहा है। हम्म। और यहाँ पे अपनी उनका राहु से जुड़ना, ये कोई मतलब लगता है? विदेशी, जैसे राहु विदेश है, हाँ। अच्छा। अच्छा। जैसे शनि जो है हम्म वो 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 जाति का अंतर कर देते हैं, धर्म का अंतर कर देते हैं, हम्म और मतलब अलग अलग से जोड़ते हैं। हम्म। तो कहीं न कहीं से ये उसमें माना जाएगा। अच्छा। अच्छा। और अगर लग्न लग्न भाव को देखे तो? हाँ, अब लग्न की बात करते हैं, बिल्कुल बहुत जरूरी विषय है। लग्न की अगर बात की जाए तो लग्न का स्वामी कौन है? बुध है। बुध महाराज। हाँ, हाँ, देखिए कहाँ गए हैं? नवम में गए हैं। नवम में। और नवम राशि आई 4th हाउस। 4th हाउस में। तो अगर आज आप जानते हैं राजीव गांधी को तो इसीलिए जानते हैं कि जब इंदिरा जी नहीं रही तो वो देश के प्रधानमंत्री बने। बिल्कुल।
माता के कारण। और ध्यान से देखिए, आप ध्यान देखिए, आपने 3 जगह येलो किया है। हम्म। लग्न को सुख मिल रहा है, अष्टम भी उसमें शामिल है। अकस्मात। अकस्मात और किसी के न रहने से, आप इंश्योरेंस का जो पैसा देखते हो कहां से देखते हैं? 8 हाउस। आपको D1 D9 के तीनों पार्ट्स को मिला के तब प्रिडिक्शन देना है। हम्म। तो आपको राशि तुल्य, ये एक तरह से तुलना है। और हम्म। तुलना जानते हैं गहरे अर्थों में किसकी है? ये डिग्री की, डिग्री के सारा कल, क्योंकि डिग्री ही तो डिसाइड करती है कि प्लैनेट नौमांस में किस हाउस कहाँ में पर। जाएगा। बिल्कुल। ये वाकई में जो D1 है उसमें जो प्लैनेट की डिग्री लिखी रहती है उसी का पूरा गणित और विस्तार है। हम्म। क्योंकि ऊपर के तौर पे वो दिखता है कि प्लैनेट यहाँ पे है, लेकिन वही प्लैनेट नौमांस में यात्रा कर चुका है। तो जब यात्रा करेगा तो राशि और हाउस ये दोनों फल देंगे। तो आपको किसी भी फल को बोलने में ये सारी चीजें कंसीडर करनी। कंसिडर करो। बहुत बढ़िया। सो एक आसानी से आपने राशि तुल्य नवमांश का जो महत्वपूर्ण आखिरी भाग है कि उसका उपयोग कैसे करना है। मैं अभी तक ये तो मुझे बहुत अच्छी तरह से समझ में आता था कि जो भाव हम देख रहे हैं उसे 9 में देखो, और वो जिस 9 में जिस भाव में D9 में जिस भाव में गिर रहा है वहां से उसी भाव को D1 में देखो। बट उसका उपयोग कैसे करना और उससे कैसे फलित करना, ये जिस तरह से आपने समझाया, ये बहुत आसानी से समझाया। और मैं विश्वास रखता हूँ कि दर्शक इससे बहुत कुछ आगे खुद कर पाएंगे। पर सवाल ये नीरज जी, आता है। अगली अगली चर्चा में हम लोग राशि तुल्य नवमांस ही नहीं, राशि तुल्य दशमांश का भी अध्ययन कर सकते पता नहीं, आप हम दोनों के विषय एक ही चल रहे थे। मैं भी यही बोल रहा था कि सवाल ये आता है कि क्या हम राशि तुल्य नवमांश को, राशि तुल्य कोई और चार्ट और वर्ग को कर सकते हैं क्या, तो आपने वही बोल दिया। बढ़िया है। हैं। हम D10 पे भी जाएंगे और उसको कंपेयरिंग D1 पे बात करेंगे। चलो। इसको एक तरह से कहा जाए कि हम किसी भी मतलब डिविजनल चार्ट का कंपेयरिंग D1 से कैसे मिला के प्रिडिक्शन कर। सबसे बड़ी समस्या आती है लोगों को कि दोनों चार्ट को मिलाकर प्रिडिक्शन कैसे किया जाए। हाँ जी। बिल्कुल। सबको नहीं, हमको भी शुरू में दिक्कत आती है, बिल्कुल। लेकिन जब धीरे धीरे अध्ययन को आगे बढ़ाया गया, ऋषियों की भाषा को समझा गया। हमारे ऋषियों की भाषा बड़ी मूक है एकदम, जो दिख रहा वो वास्तव में है नहीं, और जो है वो दिखता नहीं। लेकिन जब आप निष्ठा से धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो सारी चीजें क्लियर होने लगेंगी। बढ़िया है। चलिए, इसी को लेकर आज का प्रोग्राम खत्म करते हैं। दिवाली की आपको फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं राह देखता हूँ कि अब कब हम इसी राशि तुल्य नवमांश को राशि तुल्य दशमांश बनाकर देखते हैं। मुझे बिल्कुल बिल्कुल। सीखने के देखिए लिए बहुत कुछ। नीलय जी, नौमांस पे तो अभी बहुत सारे विषय हैं। हाँ। जैसे वर्गोत्तम है, और 64वां नवमांश। 64वें नौमांस की बड़ी चर्चा है। हम्म। एक दिन हम लोग उस पर जरूर बात करेंगे। और वास्तव में उसकी चर्चा तो होती है, लेकिन आम ज्योतिषी उसको फल में नहीं ले आ पाता। लेकिन हम लोग जब चर्चा करेंगे तो इतने सहज करेंगे कि आप सहज रूप से उससे फल पा सकें। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। धन्यवाद। चलिए, राधे राधे। राधे राधे।